नमस्कार। वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। पहली बार सत्तासीन होने के एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था कि देश का संविधान बदलने की कोई सोच नहीं सकता। संविधान बदलने की सोचना आत्महत्या करने जैसा है। सरपंच संभाव को उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया कहा था। 8 साल बाद उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने एक अंग्रेजी अखबार द मिंट के लिए एक आर्टिकल लिखा। अखबार ने इस आर्टिकल को छापकर सनसनी पैदा कर दी। आर्टिकल के प्रकाशित होने के बाद सियासी तूफान मच गया है। देश भर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विवेक देबराय पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने संविधान बदलने की बात कही है। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें धर्माचार्यों से लेकर नेताओं तक ने अनगिनत बार संविधान बदलने की बात कही है। चलिए हम उस फहरिस्त पर नजर डालते हैं। उन नेताओं धर्माचार्यों की बात करते हैं जिन्होंने समय समय पर संविधान बदलने की बात कही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा, आरएसएस के सुदर्शन, तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रह चुकी पंकजा मुंडे, तेलंगाना के वर्तमान सीएम के चंद्रशेखर राव समेत दर्जनों ऐसे नेता और धर्माचार्य हैं जिन्होंने विभिन्न मौके पर बार बार संविधान बदलने की वकालत करते रहे हैं, लिखने की बात करते रहे हैं। गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा था कि संविधान परंपरा के अनुरूप नहीं है, इससे धर्म को नुकसान है। आइए शंकराचार्य के इस बयान पर हम गौर करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि संविधान परंपरा के अनुरूप नहीं है। परंपरा का क्या अर्थ, ये कहना क्या चाहते हैं? परंपरा जो सदियों से चलती चली आ रही हैं, जो चीजें वो उसी रूप में आगे भी चलती रहे, ये शंकराचार्य यही कहना चाहते हैं। परंपरा हमारी क्या थी? हमारे समाज, हमारे हिंदू समाज की परंपरा क्या थी? हमारे समाज की परंपरा ये थी कि एक बड़े वर्ग को, वंचित समाज को, जो शूद्र जिसे कहा जाता है, उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन संग्रह का अधिकार नहीं था, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं था, उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जबकि संविधान समता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात करता है, जबकि जो धर्म ग्रंथ हैं वो विषमता की बात, अन्याय की बात करता है। लोगों, जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर लोगों को बांटने का काम करता है। इसलिए इन लोगों को जो संविधान बदलने की वकालत करते हैं, उनको संविधान से इसलिए दिक्कत है कि संविधान सभी जाति वर्ग के लोगों को समान अवसर, समान अधिकार उपलब्ध कराता है। इनको सिर्फ धर्मनिरपेक्ष शब्द से ही दिक्कत नहीं है, समाजवादी शब्द से दिक्कत है, न्याय से दिक्कत है, क्योंकि ये अन्यायवादी रहे हैं। सदियों से इनके पूर्वज वंशज अन्याय करते रहे हैं एक बड़ी आबादी पर, जिसे इन लोगों ने धर्म ग्रंथ में जिसे शूद्र कहा गया, उन पर अत्याचार करते आए हैं। तो ये चाहते हैं, चूंकि संविधान इस पर रोक लगाता है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ही साफ साफ लिखा है, जो शब्द लिखे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये इन लोगों को, संविधान बदलने की बात करने वाले लोगों को ये शब्द कचोटते हैं कि आखिर भंगी और ब्राह्मण दोनों को अधिकार समान कैसे हो गया। अब मनुस्मृति या धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को कम सजा मिलेगी और जो शूद्र है उसको कई गुना अधिक सजा मिलेगी। जबकि संविधान जाति, धर्म सबको परे रखकर सभी मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समान अवसर उपलब्ध कराता है। इसलिए इन लोगों को दिक्कत है। ये चाहते हैं कि संविधान बदलकर फिर से मनुस्मृति आधारित जो व्यवस्था है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, उसको लाई जाए, ताकि
चंद मुट्ठी भर लोग, समाज के जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, वे एक बड़ी आबादी पर, जिसे शुद्र अतिशूद्र कहते हैं, उन पर राज किया जा सके। आइए अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर गौर फरमाते हैं। हैदराबाद में 2017 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारतीय संविधान को बदलकर भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित हैं। अब जो नैतिक मूल्य की बात मोहन भागवत कर रहे हैं, आखिर क्या संविधान में वे नैतिक मूल्य नहीं है? जो संविधान का बुनियादी ढांचा है, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द हैं, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द से कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इनको दिक्कत है मुस्लिम, ईसाई और बाकी धर्म को लेकर के, लेकिन समाजवादी शब्द, लोकतांत्रिक शब्द, न्याय, समता, समानता, गरिमा, ये सारे शब्द तो नैतिक मूल्यों से भरे हैं। फिर इनको दिक्कत किन शब्दों से है और संविधान के किस हिस्से से है, ये तो खुलकर बताएं। और संविधान बदलने के पहले क्या आपने पूरे देश के नागरिकों से राय मांगी है? क्या विपक्षी पार्टियों से इस पर संवाद किया है? गुपचुप तरीके से संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसे आप सबको यानी देश के नागरिकों को समझना होगा। जिस दिन संविधान बदल गया तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं, दलित और पिछड़ों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। फिर आप जिस तरह से आपके पूर्वज धर्म ग्रंथ यानी मनुस्मृति पर आधारित वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीते थे, नारकीय जीवन, जानवर की जिंदगी जीते थे, उसी तरह आप भी जीने को मजबूर होंगे। मोहन भागवत के बयान से कुछ मिलता जुलता जो आर्टिकल है उसमें इनके विचार हैं विवेक देवराय के। उन्होंने भी अपने आर्टिकल में इस बात की चर्चा की है, जो विदेशी सोच पर आधारित वाली जो चर्चा है, कि कुछ अंश जो है विदेशी सोच पर आधारित है या विदेशी जो सैद्धांतिक चीजें उस पर आधारित है। विवेक देवराय भी चाहते हैं कि ये फिर से संविधान लिखा जाए, संविधान को बदल दिया जाए, क्योंकि आज के समाज के अनुरूप जो बाबा साहब का संविधान है वो ठीक नहीं है। विवेक देवराय तो सीधे सीधे संविधान की आत्मा प्रस्तावना पर ही हमला करते हैं। वे कहते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, समता, स्वतंत्रता जैसे शब्दों का क्या मतलब है? अब बताइए, जो संविधान की जो आत्मा है, जिसमें इन शब्दों का जिक्र है, जो शब्द जो पूरी जाति को गरिमामय जिंदगी उपलब्ध कराता है, सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देता है, समान अवसर देता है, समान न्याय उपलब्ध कराता है, उसे ये ध्वस्त करना चाहते हैं। जो कुछ पिछले 10, 15, 20 सालों से राजनीतिक हलकों में जो चल रहा है, संविधान को बदलने की जो साजिश हो रही है, उस पर मैंने आपका ध्यान खींचने की कोशिश की है। 24 के पहले यदि आप अगर सचेत नहीं हुए, यदि आपने संविधान बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भरा होगा। साथियों, इस गंभीर मसले को हम एक योजना से रिलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों को इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ सकता है। अगर आप गौर करेंगे तो लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण के दौरान एक योजना का जिक्र किया था। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का उन्होंने जिक्र किया था। आज अखबार में भी पूरी विस्तृत खबर छपी है कुछ अखबारों में। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्गों को इसके दायरे में लाया गया है। इसमें जो शिल्पकार हैं, जो शिल्पकार जातियां हैं, जो कामगार हैं, उसमें लोहार, बढ़ई, सुनार, हजाम, धोबी, कुंभकार, इन तमाम जातियों को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। एक बड़ी आबादी हो जाती है जो छोटी छोटी जातियां हैं, उसको एक वोटर के तौर पर
उससे साधने की कोशिश की गई है ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में इनको फायदा हो। इसमें जो शिल्पकार हैं, जो कामगार हैं, उसमें राजमिस्त्री को भी शामिल किया गया है, नौका बनाने वाले लोग जो हैं उनको भी शामिल किया गया है, जो मत्स्य पालक है, जो जाल बनाने वाले लोग हैं यानी साहनी जो मल्लाह जाति के लोग हैं उनको भी साधने की कोशिश की गई है। इन तमाम जातियों को एक योजना के जरिए साधने की और जोड़ने की कोशिश की गई है ताकि इनका ध्यान इस जो लॉलीपॉप है उस पर जाए और संविधान जैसे जो गंभीर मसला है उससे इनका ध्यान बट जाए। अब इन जातियों को जो विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़ने वाली जो जिन जातियों को जोड़ा जा रहा है उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आपको आपके काम के लिए 1,00,000 रुपए लोन के रूप में मिलेंगे जिसका 5% ब्याज आपको देना है। एक तरफ ये आपको इसलिए ये शुरू की गई योजना कि आपके बच्चे उन्हीं परंपरागत काम में लगे रहें, शिक्षा, सत्ता और संसाधनों पर आगे कब्जा न करें या आगे अवसर की तलाश करते हुए अपने हक और समान अवसर प्राप्त न कर सकें। तो एक तो ये बात हुई कि आप परंपरागत काम में ही लगे रहें, सत्ता और शिक्षा पर आगे न बढ़ें, पहला। और दूसरा कि आप खुश रहें इस लॉलीपॉप को लेकर के और उधर संविधान बदलने में वो लोग लगे रहें और आप इस षड्यंत्र के खिलाफ आप उठ खड़े न हो, आप क्रांति का बिगुल न फूंक सके, इसलिए ऐसी योजनाएं, ऐसा लॉलीपॉप लाया गया है। अब आपको सोचना है, बढ़ई को, लोहार को, विश्वकर्मा सुनार को, धोबी, नाई, इन सब जातियों को सोचना है कि आपके लिए ये योजना 1,00,000 का लोन बड़ा है या फिर संविधान बचाना आपके लिए बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है। आप गौर करिएगा, सोचिएगा और संविधान बचाने के लिए जरूर आगे आइएगा और अपनी आवाज बुलंद कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।